नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। बंधुओं, मैं भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा था और उसके तहत हमने जो है संवैधानिक विकास का क्रम देख रहा है और कि किस प्रकार संविधान का विकास हुआ। उसके तहत अलग अलग एक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसी एक्ट के तहत जो है आगे हम लोग फिर देखेंगे कि आगे में जो है हमारा 18 इसके पहले हम लोग 1861 का एक्ट देखे थे। अब जो है 1873 का अधिनियम देखेंगे कि 1873 के अधिनियम में क्या क्या हुआ। देखिए, 1873 का अधिनियम जो है इसे पारित ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कानून था, जिसका उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग करने के लिए ब्रिटिश ताज को सशक्त बनाना था। जैसे कि हम लोग देखे थे कि अब पूरी तरह से सत्ता कहां चली गई? ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। तो अब जो है पूरी तरह से कंपनी का शासन यहां जो है समाप्त करने, भंग करने, ठीक है, किसी भी समय उसको हटा देने का काम जो है करना था। तो इसी एक्ट के माध्यम से जो है इस तरह का काम जो है करने के कोशिश की गई। देखिए, इसका मुख्य प्रावधान क्या क्या था 1873 का एक्ट का? कि ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग करने की शक्ति, यानी कि इस ब्रिटिश क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय या किसी भी तिथि पर अपनी इच्छा से भंग कर सकता था। ठीक है, कि यानी कि इस एक्ट के माध्यम से क्या प्रदान किया गया ब्रिटिश क्राउन को? कि कंपनी के शासन को किसी भी समय किसी भी एक्ट के तहत जो है समाप्त कर दिया जा सकता है। ठीक है, इसका महत्व क्या है? कि कंपनी के अस्तित्व का अंत, यानी कि जो 250 वर्षों से कंपनी शासन कर रहे थे उसके शासन को क्या हो गया? समाप्त। ठीक है, खत्म, एक बार में, टाटा बाय बाय। अब देखिए, इस एक्ट के तहत जो है औपचारिक समाप्ति कब हुआ? 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ठीक है, यानी कि देखिए परीक्षा में आएगा कि किस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया? तो 1873 के एक्ट से 1874 ईस्वी में। जैसे देखिए, याद कीजिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में क्या स्थापित किया गया था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, और यहां पर 1873 का जो एक्ट है उस एक्ट से क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो समाप्त कर दिया गया 1 जनवरी 1874 का। तो इसका मुख्य बात यही था कि इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है पूरी तरह से खत्म, और यह शक्ति किसको दी गई? ब्रिटिश क्राउन को। इसके बाद आता है शाही उपाधि अधिनियम, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। देखिए, इस एक्ट के तहत जो है महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया। क्या किया गया? इंप्रेस ऑफ इंडिया एक उपाधि थी, इस उपाधि प्रदान किया गया। ठीक है, किस एक्ट के माध्यम से? रॉयल टाइटल ऑफ एक्ट 1876। बहुत अनेकों बार परीक्षा में आ चुका है प्रश्न कि किस एक्ट से महारानी विक्टोरिया को जो है भारत का सामग्री घोषित किया गया। तो कौन सा एक्ट हो जाएगा? 1876 का। यहाँ लोग गलती कर देते हैं, ठीक है, 1858 बना देते हैं, लेकिन यह गलत है, 1876 होगा। ठीक है, इसका मुख्य प्रावधान क्या था? महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित करना। ठीक है, इसके अलावा 1857 के विद्रोह, सिपाही जो विद्रोह हुआ था उसके बाद भारत का शासन सीधे किसके अधीन आ गया था? ब्रिटिश कानून क्राउन के अधीन आ गया था, जो 1858 में मैंने बताया था। ठीक है, कंपनी का शासन समाप्त हो गया, अब ब्रिटिश सरकार भारत के नियंत्रण में आ गया। इसके अलावा भारत में ब्रिटिश शक्ति का प्रतीक, इसमें यह उपाधि भारत में ब्रिटिश सत्ता के सर्वोच्च और निर्विवाद प्रभुत्व को दर्शाने के लिए थी। यह भारतीय राजाओं और रियासतों का स्पष्ट संदेश था कि ब्रिटिश क्राउन ही भारत का अंतिम शासक है। अब जो है यह बताने के लिए था कि अब ब्रिटिश क्राउन ही सर्वे सर्वा, पहले कंपनी था, अब भारतीय लोगों को यह बताना भी था कि अब ब्रिटिश क्राउन है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, यानी कि सामग्री की उपाधि ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा और शक्ति को क्या कर दिया? जब भारत की सामग्री घोषित कर दिया, एम्ब्रेस घोषित कर दिया, तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ब्रिटिश क्राउन का, यानी कि ब्रिटिश सत्ता का और ज्यादा महत्व बढ़ गया। ठीक है,
इसके अलावा लॉर्ड लिट्टन का योगदान, इस एक्ट के माध्यम से लॉर्ड लिट्टन क्या क्या योगदान दिया, इस उपाधि को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि यह उपाधि भारत में ब्रिटिश शासन को अधिक गरिमा और सम्मान प्रदान करेगा। यानी कि इस एक्ट से जो महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री दिया गया, यह किसके शासनकाल में कौन वायसराय था, लॉर्ड लिट्टन था। इनका मानना था कि इससे जो है क्या होगा, भारत में ब्रिटिश शासन को और अधिक सम्मान मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया, ठीक है, जहां महारानी विक्टोरिया को क्या सामग्री घोषित किया गया, भारत का सामग्री घोषित किया गया महारानी विक्टोरिया को, ठीक है। तो ये सब देखिए, एकदम दिल्ली दरबार का आयोजन पूछेगा किस एक्ट से हुआ, ठीक है। उसके बाद महारानी विक्टोरिया को किस एक्ट से जो है सामग्री घोषित किया था, कौन सा एक्ट हो जाएगा, 1876 में ही दिल्ली दरबार का भी आयोजन हुआ, ठीक है, लॉर्ड लिट्टन के समय में। क्या क्या था, क्या था, 1876। 1876 के बाद आया 1892 का अधिनियम। यह 1892 का अधिनियम जो है एक प्रकार से भारत में संसदीय प्रणाली की प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। 1892 का जो एक्ट है यह भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। इसकी मुख्य प्रावधान जो है क्या है, इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में, देखिए जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनमें उनकी संख्या बढ़ा दी गई अलग अलग प्रेसिडेंसियों में। जैसे बॉम्बे में 8 से 21, मद्रास में 8 से 20, बंगाल में 20, उत्तर पश्चिम प्रांत में 15 तक कर दिया गया। यानी परिषदों की संख्या, केंद्रीय परिषद की संख्या 10 से 15 हो गया। इसमें गैर सरकारी सदस्य की संख्या बढ़ाई गई। चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई इस एक्ट से, ठीक है। इसमें चुनाव शब्द का उपयोग तो नहीं किया गया था, लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। कहाँ, जो विधान परिषद थे उसमें जो चुनाव हो रहे थे, भारतीयों को शामिल किया जा रहा था, वह बातें कह रहा है, ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय विधान परिषद के कुछ गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन वायसराय, देखिए नामित सदस्य भी होते थे, तो वो कौन कर रहा था, वायसराय कर रहा था, ठीक है। इसके बाद यह किसके कहने पे करता था, बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, उसके सिफारिश पर। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों के कुछ गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा जिला बोर्ड, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों की सिफारिश पर भी किया जाने लगा। यानी कि जब सदस्यों की संख्या बढ़ी तो उसमें अलग अलग लोगों के द्वारा जो है नामित किए जाने पे, सिफारिश करने पे वायसराय अपने परिषद में संख्या बढ़ा रहे थे, ठीक है। इसके बाद परिषदों के कार्यों में भी जो है विस्तार हुआ। परिषद में कार्यों पे विस्तार कहने का मतलब क्या, सदस्यों को, जो सदस्य होते थे परिषद में, उनको बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन पूरक प्रश्न जो है पूछने का अधिकार इसमें नहीं दिया गया था इस एक्ट में, ठीक है। उसके बाद सार्वजनिक हित के मामलों पर बहस करने की शक्ति भी प्रदान की गई। जो सार्वजनिक हित के मामले है, जैसे मान लीजिए किसी रोड खराब है तो सार्वजनिक मामला है ना, तो रोड खराब, उस पर जो है बहस करने का शक्ति दिया गया। इसके लिए 6 दिन का नोटिस देना अनिवार्य था, यानी कि पहले 6 दिन पहले बताना होगा कि क्या कर पूछना है। सदस्यों को कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। उन प्रश्नों को पूछने के पहले सूचना देना होता था। महत्व क्या हुआ, प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुआ, ठीक है। जीवन यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रणाली जो आया उससे क्या हुआ, यह अधिनियम भारतीय राजनीतिक जीवन प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की शुरुआत का प्रतीक था। इसके अलावा सार्वजनिक असंतोष को शांत करना, जो अलग जैसे भारतीयों को शामिल, सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, भारतीयों को शामिल किया गया, ठीक है, उनको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इससे क्या हुआ कि भारतीयों में जो द्वेष था वह द्वेष समाप्त हो। संसदीय प्रणाली की नींव हुई। संसदीय प्रणाली की नींव यानी कि मतलब बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, चर्चा करने का अधिकार दिया गया, तो एक तरह से संसदीय प्रणाली की नींव पड़ी। सीमित प्रभाव, इसमें इस अधिनियम के सीमित प्रभाव थे। भारतीयों का प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम था। संख्या बढ़ाई गई लेकिन फिर भी भारतीयों की संख्या उसमें क्या थी, बहुत कम थी, ठीक है। इसके बाद आया 1909, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत परिषद अधिनियम 1909। देखिए 1909 का जो एक्ट है इसे मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जाना जाता है। किस एक्ट, किस नाम से, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले कौन थे, सचिव थे, मिंटो कौन था, वायसराय था, ठीक है। तो यह मार्ले मिंटो सुधार है, ठीक। इसमें देखिए, इसमें इसका मुख्य प्रावधान क्या क्या है। सबसे पहला है कि केंद्रीय विधान परिषद जो था उसमें सदस्यों की संख्या जो 16 थी उसे बढ़ा के कितना कर दिया गया,
60 कर दिया गया। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि की गई, यानी कि जो प्रांत होते थे उन प्रांतों के भी जो सदस्यों की संख्या थी उसमें भी वृद्धि की गई। इसके अलावा केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत रहा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्य बहुमत में हो सकते थे। इसके अलावा इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इस अधिनियम से क्या हुआ, गैर सरकारी सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली, चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, उसके बाद परिषदों के कार्यों का विस्तार किया गया। परिषदों के कार्यों का विस्तार किया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पहले वाला जो एक्ट था 1892, उसमें जो है क्या हो रहा था, प्रश्न पूछने का अधिकार तो था लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इस मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 का जो एक्ट है, इस एक्ट से अनुपूरक प्रश्न, यानी प्रश्न के बदले, जैसे हम मान लीजिए हम आपसे कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब दिए, फिर आप उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे, तो उसको बोलते हैं पूरक प्रश्न। ठीक है, तो उस पे या इसमें अनुपूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इसके अलावा विदेश नीति या रियासतों के साथ संबंधों जैसे मामलों पर चर्चा करने की अनुमति, लेकिन फिर भी जो है अभी अधिकार तो मिल रहे थे, लेकिन फिर भी जो है विदेश नीति हो या रियासतों के साथ का संबंध हो, इस मामले पर चर्चा का अनुमति नहीं था। इसके अलावा इस अधिनियम ने पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद और गवर्नरों की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया। इस अधिनियम से क्या हुआ, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी और गवर्नरों की जो कार्यकारिणी परिषद, उसमें भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया, जिसमें पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। कौन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। देखिए याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, जिन्हें विधि सदस्य के रूप में जाना जाता है। भारत के राज्य सचिव के परिषद में भी 2 भारतीयों को नियुक्त किया गया। भारत के जो, जैसे मार्ले कौन था, सचिव था, उसका जो परिषद था उसमें भी 2 भारतीयों को शामिल किया गया। इसके अलावा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत क्या है कि हिंदुओं के लिए अलग निर्वाचक मंडल होगा, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल होगा, और यहीं से जो है फुट डालो राज करो की नीति जो है ब्रिटिशों के द्वारा अपनाई गई। ठीक है, 1909 के एक्ट से ही, क्योंकि इसी में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया। एग्जाम में परीक्षा में आता है प्रश्न कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस एक्ट से लागू हुआ, तो कौन सा एक्ट, 1909 के। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई, क्योंकि पहले हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रह रहे थे, तो लगा कि इसे जब मिलकर रह रहे हैं तो इन्हें अलग करेंगे तभी हम यहाँ से राज कर पाएंगे, तो ऐसा किया इसने। ठीक है, उसके बाद यहीं से भारत में सांप्रदायिक राजनीति की क्या हुई, शुरुआत हुई। और सांप्रदायिक राजनीतिक निर्वाचक मंडल का जनक किसे कहा जाता है, मिंटो को, क्योंकि मिंटो उस समय का वायसराय था। ठीक है, अब भारत पास परिषद अधिनियम 1909 जो है, इसका महत्व क्या है, प्रतिनिधित्व में विकास हुआ, हम तो बताएं प्रतिनिधित्व में विकास हुआ। उसके बाद सीमित स्वशासन की ओर कदम हुआ, सांप्रदायिकता का वैधीकरण हुआ, उत्तरदायी सरकार का अभाव, यानी कि सरकार उत्तरदायी नहीं थी, यह था 1909 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम का महत्व क्या है कि इसने भारत में सांप्रदायिकता का बीज बो दिया था। ठीक है, यह था 1909 का एक्ट। अब है 1909 के एक्ट के बाद 1919 का भारत सरकार अधिनियम, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। जिस प्रकार मार्ले मिंटो सुधार 1909 था, मार्ले सचिव थे और मिंटो वायसराय था, उसी प्रकार मॉन्टेग्यू सचिव हैं और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो हैं वह वायसराय हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या हुआ है, प्रांतों में द्वैत शासन, देखिए बहुत बड़ा है इसका मुख्य प्रावधान में, प्रांतों में द्वैत शासन किस एक्ट से लागू हुआ। प्रांत कहने का मतलब देखिए, प्रेसिडेंसी प्रांत का मतलब हो गया बंगाल प्रांत हो गया, मद्रास प्रांत हो गया, बहुत सारे प्रांत थे, उससे प्रांतों की संख्या बढ़ा दी गई थी, तो प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। ठीक है, इसमें प्रांतीय विषय को 2 भाग में, ये जो प्रांत के जो विषय थे, जैसे अभी राज्य के अलग विषय जैसे होता है ना, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, तो संघ सूची पे केंद्र बनाती है कानून, राज्य सूची पे राज्य बनाती है, समवर्ती सूची पे दोनों बनाते हैं, लेकिन जिस टकराव की अगर स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब जो है संघ का मान्य मिलता है। तो यहाँ पर जो प्रांतीय विषय थे उसको 2 भाग में बांटे गए। हस्तांतरित विषय, इस विषय पर गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह से किया जाता था, यानी कि गवर्नर जनरल का जो परिषद था उसमें जो मंत्री थे उनके सलाह पे किया जाता था। इसमें शिक्षा,
स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, कृषि, ये सब उद्योग को शामिल किया गया। और आरक्षित विषय जो है प्रशासन, गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता था, यानी कि उसमें विधान परिषद के जो सदस्य थे अन्य वह उत्तरदायी नहीं होते थे। देखिए आरक्षित विषय जो था वह पूरी तरह से गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय जो था वो अपने अधीन रखे हुए था, और हस्तांतरित विषय जो है प्रांत में उसका कोई अधिकार तो था, लेकिन लोग उसको सलाह दे सकते थे। ठीक है, इसमें जो आरक्षित विषय उसमें कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। ये किस एक्ट में? 1919 के एक्ट में। यहीं से जो है द्वैध शासन प्रणाली 8 प्रांतों में लागू की गई थी। कितने प्रांतों में? 8 प्रांतों में। केंद्र और प्रांतों के विषयों का विभाजन किया गया। अभी मैंने बताया हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। उसके अलावा केंद्र और जो राज्य थे उनके बीच में जो है क्या किया गया? विषयों का बंटवारा किया गया। ये ठीक है। इसके बाद केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका। देखिए केंद्रीय स्तर पर देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। इसके पहले अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू थी, अब प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली लागू हुई। और क्या हुआ? केंद्रीय स्तर पर द्विसदन है ना, अभी संसद में भी 2 सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। विधानमंडल में भी 2 सदन, विधानसभा में भी 2 सदन है। विधानमंडल में एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। विधान परिषद सभी राज्यों में लागू वैसे नहीं है। ठीक है। अब देखिए उच्च सदन में 60 सदस्य होते थे, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और 26 मनोनीत होते थे। और जो निम्न सदन था, आज भी निम्न सदन किसको कहते हैं? विधानसभा को। लोकसभा को निम्न सदन। उच्च सदन किसको कहते हैं? विधान परिषद को और राज्यसभा को केंद्र में। निम्न विधानसभा में 145 सदस्य होते थे, जिसमें 104 निर्वाचित होते थे, 41 मनोनीत होते थे। और ये जो निर्वाचित होते थे वह किस माध्यम से निर्वाचित होते थे? प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली से। उसके बाद वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया। ठीक है। 6 सदस्यों में 3 को कमांडर इन चीफ को छोड़कर भारतीय होना चाहिए था, यानी कि जो परिषद था उसमें 6 सदस्य जो होते थे उसमें से 3 को जो है कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी भारतीय हो सकते थे। इसके अलावा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ। देखिए 1909 में जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लागू हुआ था हिंदुओं मुस्लिम के लिए, इसमें और ज्यादा लोगों पर बढ़ा दिया गया। इसमें सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय लोगों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, समझ में आई बात? है किसके किसके लिए? हिंदू मुस्लिम के अलावा सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय जो ब्रिटिश के लोग यहाँ आके बस गए थे, यूरोपीय लोग, उन्हें आंग्ल भारतीय कहते हैं। और यूरोपीय लोगों के लिए। ठीक है। सीमित मताधिकार, सीमित संख्या में लोगों को संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर मत के। देखिए मत देने का अधिकार लोगों को भी धीरे धीरे दिया गया, जिनके पास संपत्ति था या शिक्षा के लिए शिक्षा के आधार पर मत दिया गया। महिलाओं को भी पहली बार मतदान का अधिकार दिया गया, हालांकि बहुत सीमित संख्या में। सीमित संख्या कहने का मतलब क्या? कि जिन जो प्रबुद्ध थे एक तरह से। ठीक है। अब भारतीय उच्चायुक्त का कार्यालय, इसके अलावा क्या हुआ? लंदन में एक भारतीय उच्चायुक्त का कार्यालय 1919 के एक्ट से बना, नया कार्यालय बनाया गया। ठीक है। इसके अलावा राज सचिव का वेतन ब्रिटिश राजस्व से, जो भारतीय राजस्व दिया जा रहा था ब्रिटिश राजस्व है। इसके अलावा भारत के राज सचिव का और इसके स्टाफ का वेतन भारतीय राजस्व के बजाय ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। संवैधानिक आयोग का प्रावधान। ठीक है। इसके लागू होने से 10 वर्ष बाद इसके कामकाज की जांच करने और भविष्य के सुधारों पर रिपोर्ट देने के लिए एक सांविधिक आयोग का गठन किया जाना था। यह 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इसके बाद है इसका महत्व क्या है? उत्तरदायी सरकार की दिशा में पहला कदम। उसके बाद द्वैध शासन का प्रयोग, प्रत्यक्ष चुनाव और द्विसदनीयता, ये सब बताए हम। सांप्रदायिक विभाजन को मजबूत करना, सीमित प्रकृति। ठीक है। यह सब क्या था? 1919 के एक्ट में था। तो हम लोग 1909 का एक्ट देखें, उसमें की बातें देखें, 1919 का एक्ट देखें, मार्ले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अब जो है आगे आते हैं और इसके बाद देखिए अभी हमने बताया ना कि साइमन कमीशन आ जाता है। ठीक है। 1919 में मैंने बताया। अभी देखिए इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि इसके लागू होने के 10 वर्ष बाद इसके कामकाज की जांच करने और भविष्य के सुधारों पर रिपोर्ट देने के लिए एक सांविधिक आयोग का गठन किया जाएगा। इसी प्रावधान के तहत 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। यानी कि इसी एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि एक सांविधिक निकाय बनेगा और उस निकाय के तहत ही
साइमन कमीशन का क्या किया गया, गठन किया गया। अब देखिए साइमन कमीशन के बारे में देखिए, साइमन कमीशन क्या था। देखिए साइमन कमीशन, जिसे आधिकारिक तौर पर भारतीय वैधानिक आयोग कहा जाता है, इसका गठन कब हुआ, 8 नवंबर 1927 को। कब हुआ, 8 नवंबर 1927 को। और इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन का गठन 8 अगस्त 1927 को हुआ था और इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य देखिए क्या है। 1919 के एक्ट के में यह प्रावधान किया गया था कि उसके 10 साल बाद जो है इस एक्ट के में जो प्रावधान है उसकी समीक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। और उसी आयोग के गठन के का जो बात कहा गया था, उसी के तहत साइमन कमीशन का क्या किया गया, गठन किया गया था। कब, 8 अगस्त 1927 को, 7 सदस्य। इस 1919 के अधिनियम के काज की समीक्षा करना, एक तो ये बात हो गया। दूसरा, उत्तरदायी सरकार की दिशा में प्रगति का आकलन करना, यानी कि अब जो है सरकार जो है उत्तरदायी हो रहा था धीरे धीरे भारतीयों के प्रति, क्योंकि विरोध बढ़ रहे थे, जिसके कारण जो है उत्तरदायी हो रहा था। तो उसी दिशा में जो है उत्तरदायी सरकार की दिशा में एक कार्य था आगे का। ठीक है, साइमन कमीशन के सदस्य जो थे, अध्यक्ष जो थे, वह कौन थे, सर जॉन साइमन। और इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन इस 7 सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं था। इसीलिए जो है इस कमीशन का विरोध हुआ था और इसी कमीशन के विरोध करने के चलते जो है लाला लाजपत राय की लाठी से पिटाई की गई थी, इनके कारण उनके मृत्यु हो गई थी। ठीक है, देखिए यही बात इसमें है। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, सभी ब्रिटिश संसद के थे। इसका में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। सदस्यों में क्लीमेंट एटली भी शामिल था, ठीक है, जो बाद में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बना। साइमन कमीशन का विरोध देखिए, साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। ठीक है, इसके बाद इसमें साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। जब साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा, भारत में कहां पहुंचा, बंबई में पहुंचा, तो उसे देशव्यापी, जब साइमन कमीशन भारत आया, गठन तो हो गया था ब्रिटिश में 8 अगस्त 1927 को, लेकिन यह आया कब, 3 फरवरी को आया। 3 फरवरी 1928 को जब बंबई आया तो साइमन गो बैक के नारे लगे, साइमन वापस जाओ, और उन्हें काले झंडे दिखाए लगे। ठीक है, लाहौर में लाला लाजपत राय जो है विरोध कर रहे थे इसका, और वहीं पर पुलिस जो है लाठी चार्ज कर गई, लाठी चार्ज की, और लाठी चार्ज करने के उपरांत जो है इनका चोट लगी और इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किनकी, लाला लाजपत राय की। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद पूरे अखिल भारतीय स्तर पर इसकी विरोध हुआ, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, उस समय मुस्लिम लीग का गठन हो चुका था, भारत सब जो है विरोध किया। इसका सिफारिश में क्या, साइमन कमीशन जो था इसने रिपोर्ट में क्या क्या प्रस्तुत किया था वो देख लेते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वायत्तता। देखिए इसमें जो है प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति का बात कहा गया, यानी कि प्रांत में जो द्वैध शासन लागू हो गए थे उसे समाप्त करने की बात कहा गया। केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का समय इसने नहीं बताया। ठीक है, उसके बाद अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ऑल इंडिया यूनियन का स्थापना की बात किया। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और रियासतें शामिल होंगी। इसके अलावा केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन, जो केंद्रीय विधानमंडल का गठन जो था उसको फिर से डिसॉल्व करके फिर से गठन करना। उसके बाद गवर्नर जनरल और गवर्नरों की विशेष शक्तियां दी गई, देना, भारतीय सेना का भारतीयकरण करना, ये सब जो है इसका परिणाम था। इसका परिणाम क्या हुआ साइमन कमीशन का, कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने और भारत के राजनीतिक भविष्य पर चर्चा करने। देखिए साइमन कमीशन जो आया 8 अगस्त 1927 को गठन हुआ, और 3 फरवरी 1928 को जब भारत आया तो इसका विरोध हुआ। तो इसी विरोध के चलते जो है क्या हुआ कि गोलमेज सम्मेलन, इस पे राजनीतिक जो भविष्य है भारत का उस पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कौन, 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32। ठीक है, तो
गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 का आधार बना, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 जब बनाया जाएगा तो उसके बारे में क्या क्या प्रावधान किया गया, स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली। इस प्रकार जो है साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की दिशा में एक प्रयास था, लेकिन इसे भारतीयों की भागीदारी नहीं होने के कारण जो है इसके विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए 1927 में क्या है, साइमन कमीशन के बारे में हमने देखा है। 1927 में साइमन कमीशन है। अब 1928 में नेहरू समिति रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट आता है। ठीक है, अभी हम लोग जो देख रहे हैं इस संविधान बनने की दिशा में बढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन। नेहरू समिति का गठन कब हुआ? 1928 में। ठीक है, उस समय भारत के राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड विरकेन हेड। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड विरकेन हेड। इसने वे एक ऐसा संविधान का मसौदा तैयार करें जो सभी भारतीय राजनीतिक दलों, समुदायों को स्वीकार हो। इनका कहना था लॉर्ड विरकेन हेड का कि ऐसा संविधान तैयार कीजिए जो सभी भारतीयों को मंजूर हो। ठीक है, इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया और जिसका अध्यक्षता कौन किया? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इसी लॉर्ड विरकेन हेड जो था उसने यह प्रस्ताव दिया और इसी प्रस्ताव के चलते जो है नेहरू, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया। ठीक है, तो एग्जाम में आता है नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू, ना कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। इसके अलावा 9 सदस्य थे। कौन कौन थे सदस्य? सर अली इमाम। कौन? सर अली इमाम, तेज बहादुर सप्रो, सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह, MS अने, शुएब कुरैशी, GR प्रधान। ठीक है, ये सब थे। ठीक है, नेहरू समिति के, यानी कि मोतीलाल नेहरू कौन हो गए? अध्यक्ष हो गए और जवाहरलाल नेहरू उनके पुत्र जो थे वह सचिव थे। ठीक है, किसमें? नेहरू रिपोर्ट में। और अन्य सदस्यों में इमाम थे, सप्रू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, मंगल सिंह थे, अने, शुएब कुरैशी और GR प्रधान जैसे नेता। इसका मुख्य प्रावधान क्या क्या है उसको देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट का क्या क्या प्रावधान था। पहला, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देना। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस कहने का मतलब ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा मांगा गया, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त था। ब्रिटिश औपनिवेशिक यानी कि राज्य तो ब्रिटिश का रहेगा लेकिन हमें आजादी रहेगी, इस तरह का डोमिनियन स्टेटस। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में इसमें प्रावधान बनाया गया कि लोगों को, पुरुषों महिलाओं को समान अधिकार मिले, धार्मिक राजनीतिक स्वतंत्रता मिले। उसका धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की गई, यानी कि जो प्रांत था, राज्य था, वो राज्य का कोई भी राजधर्म नहीं होगा, यह बातें इस रिपोर्ट में कही गई। संघीय ढांचा, यानी कि केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों के साथ सरकार के संघीय स्वरूप का गठन का प्रावधान किया गया। अवशिष्ट शक्तियां होता है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अलावा जो होता है वह अवशिष्ट शक्तियां में आता है। ठीक है, इसके बाद पृथक निर्वाचक मंडल की समाप्ति। क्या? पृथक निर्वाचक मंडल की समाप्ति। ठीक है, इसमें जो है पृथक निर्वाचक मंडल जो था ना 1909 में लागू हो गया था, हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिमों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन, तो उसको समाप्त करना। उसके बाद द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, 2 सदन वाला विधानमंडल का गठन करना। ठीक है, उसका सर्वोच्च न्यायालय का गठन करना, प्रांतों का पुनर्गठन करना। ठीक है, यानी सब जो भी गठित था उसको पुनर्गठित करिए, नहीं तो नहीं मानेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद उत्तरदायी सरकार। ठीक है, गठन। तो इस प्रकार जो है नेहरू रिपोर्ट का भारतीय राजनीति पे प्रभाव पड़ा, यानी कि जो रिपोर्ट तैयार करके दिया गया बेकरने हेड को, वह जो है भारतीय राजनीति पे क्या हुआ? प्रभाव डाला। क्या प्रभाव डाला? भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण का यह पहला प्रयास था, यानी कि एक तरह से रिपोर्ट जब तैयार किया तो वह रिपोर्ट क्या था? भारतीय संविधान बनाने का एक पहला कदम था। सांप्रदायिक मुद्दे पर विभाजन, लेकिन देखिए क्या हुआ कि हम लोग आपस में ही थोड़ा लड़ ले जा रहे थे। उसमें क्या हुआ कि सांप्रदायिकता के आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी, इसमें मुस्लिम लीग विरोध करना शुरू कर दिया, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो थोड़ा कमजोर पड़ गया और इसी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जो है
ठीक है, के समानांतर, विरोध में नहीं, इसी नेहरू रिपोर्ट के समानांतर जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया कि 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया। क्या किए? वह 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिए, जो आगे हम बताएंगे। इसके अलावा कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग को बल मिला। जो डोमिनियन स्टेटस था, उस डोमिनियन स्टेटस को खत्म करके कांग्रेस जो है पूर्ण स्वराज की बात करने लगा। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये लोग पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। ठीक है, इसी समय 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। देखिए, परीक्षा में आता है कि पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को जो है कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया था? तो लाहौर का अधिवेशन 1929। ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा अस्वीकृति। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा अस्वीकृति। तो क्या हुआ कि विभिन्न भारतीय दलों के बीच पूर्ण सहमति न होना। देखिए, मुस्लिम लीग अपना कुछ मांग करने लगा, और मुस्लिम लीग वाले जो है क्या किए? 14 सूत्री मांग जो है अपने लिए बना लिए। इधर नेहरू रिपोर्ट हो गया, तो ब्रिटिश सरकार क्या किया कि इस पे अस्वीकृत हो गया, यानी कि इस रिपोर्ट को मान्यता नहीं दी। ठीक है, तो इस रिपोर्ट की मान्यता नहीं दी, तो इसके बाद जो है क्या हुआ कि देखिए, जिन्ना का जो 14 सूत्रीय मांग था उसमें क्या क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू रिपोर्ट के जवाब में सामने आया था। ठीक है, इसका मुख्य बात था संविधान का संघीय स्वरूप, जिसमें प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की जाए। केंद्र के बजाय किसको दिया जाए? प्रांत को। प्रांतों को समान स्वायत्तता दिया जाए। प्रांतीय विधानमंडल में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व, ये तो अल्पसंख्यक वाला संस्था है, तो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम नहीं होता है, अल्पसंख्यक का मतलब होता है बहुसंख्यक के रिस्पेक्ट में जिसका संख्या कम है वह अल्पसंख्यक होते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, बोला जिन्ना रिपोर्ट में। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, प्रादेशिक विभाजन में परिवर्तन नहीं, यानी किसी भी प्रादेशिक पुनर्गठन से मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत, मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत कौन कौन थे? पंजाब था, बंगाल था और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था। उसमें बहुमत की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता, विधायी निकाय में किसी प्रस्ताव का विरोध। ठीक है, सिंध को बंबई से अलग करना, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सुधार करना, सरकारी सेवाओं में पर्याप्त स्थान, मुस्लिमों की शिक्षा संस्कृति का संरक्षण करना, केंद्रीय प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को बढ़ाना, संविधान संशोधन करना। इस तरह से जो है मुस्लिमों का ये क्या था? देखिए, जब जिन्ना जो है वह अपने लिए 14 सूत्री मांग किया नेहरू रिपोर्ट के समकक्ष समानांतर विरोध में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? ब्रिटिशों को और ताकत मिल गई। क्या मिल गई? ताकत मिल गई कि वह तो फुट डालो राज करो की नीति अपना रहा था, और इसमें वह कामयाब होने लगा था। ठीक है, तो यह था क्या? 1928, सॉरी, नेहरू रिपोर्ट था 1928 का, जिन्ना का 14 सूत्री। तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा? मार्लेमेंटो सुधार के बारे में देखा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में देखा। ठीक है, फुट डालो शासन करो की नीति के बारे में देखा, नेहरू रिपोर्ट के बारे में देखा, साइमन कमीशन के बारे में देखा, जिन्ना का 14 सूत्री मांग के बारे में देखा। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने किया। अब आगे हम लोग देखेंगे गोलमेज सम्मेलन देखेंगे, या संविधान के विकास के, संविधान की जो विकास की जो यात्रा है, उस विकास यात्रा में हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा के तहत आगे हम लोग गोलमेज सम्मेलन देखेंगे, जो संविधानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातें हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन जो है देखेंगे, और आगे जो है 1947 तक पढ़ेंगे कैसे भारत आजाद हुआ। ठीक है, और रिवीजन जो है इसी तरह होते रहेगा अच्छे से। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो अच्छे से रिवीजन कीजिए, किसी भी एग्जाम के लिए काम करेगा। ठीक है, और बहुत ही अत्यंत कम समय में, अल्प समय में, लगभग 2 महीने के अंदर जो है सारे विषयों का रिवीजन जो है आपको मिलेगा। आप इसके लिए ऐप के माध्यम से हमारा ऐप है स्काई एकेडमी 360, उसके माध्यम से देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल है उस पर देख सकते, स्काई एकेडमी 360 उस पर देख सकते हैं। और हमारा ऑफलाइन सेंटर है आपका कॉर्नर ऑफ रमना रोड, भिकना पहाड़ी के पास, स्काई एकेडमी 360। आप वहां पे आके इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।